3 जनवरी 2022 का ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया है जिसके अंदर देखिए यहाँ पर उपवास रखना, यहाँ से उपवास के बारे में दिया हुआ है सारा। उस हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उपवास का संबंध किससे है, केवल धार्मिक अनुष्ठानों से, ये केवल स्वास्थ्य धार्मिक अनुष्ठानों तथा स्वास्थ्य दोनों से, रीति रिवाज। तो धर्म से तो जुड़ा हुआ है लेकिन उससे हेल्थ के भी बेनिफिट है, ऐसा पूछ रहा है। तो देखते हैं उसका, तो 93 का 91 का थर्ड है सही। यहाँ पर देखिए क्योंकि ये एक हिसाब से दोनों भी चीजें आ रही है। स्वस्थ के सूत्र है, ये देखिए पूर्ण स्वस्थ के सूत्र है संस्कृत में। और धार्मिक विधि उसका केवल नहीं है, मतलब सिर्फ यही नहीं बल्कि स्वास्थ्य का सूत्र भी है। अब नेक्स्ट है कि बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है, स्वास्थ्य, धार्मिक विधि विधान, केवल पाचन शक्ति या हृदय पर। तो कहाँ पर है यहाँ पर? सवाल क्या था कि बदलते मौसम का प्रभाव। ये देखिए इसमें है, बदलते मौसम में किसी किस्म की बीमारी आती है तो ऋतु परिवर्तन के समय व्रत इसलिए रखे जाते हैं कि बदलते मौसम में कई किस्म की बीमारी आती है, तो बीमारी से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति भी प्राप्त होगी, जबकि शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी। तो इसमें क्या है ऑप्शन? स्वास्थ्य पर पड़ेगा, धार्मिक विधि विधान पर, केवल पाचन शक्ति पर। तो पाचन शक्ति का यहाँ पर आ रहा है, जीवन शक्ति भी प्राप्त होगी। हाँ, तो उपवास के दौरान शरीर के पाचन स्थान को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है। और उसके अलावा तो थर्ड एक हो सकता है, लेकिन ये 92 का 1 सेहत पर पड़ेगा डायरेक्ट। पैराग्राफ आप एक मरतबा फिर से देखिए और बोलिए कि किस तरह से पड़ रहा है सेहत पर। स्वास्थ्य के पूर्ण स्वास्थ्य के शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी, जीवन शक्ति होगी, और बल और बुद्धि का बराबर संतुलन, मतलब सेहत बरकरार रहेगी, उससे इनडायरेक्ट था। आगे का उपवास के दौरान शरीर के विश्राम मिलता है, लेकिन इससे मौसम का नहीं है यहाँ पर आगे चलने के बाद। जब शारीरिक और मानसिक शुद्धता होगी, हाँ वो इनडायरेक्टली ऐसा पूछा था। नेक्स्ट है 93, शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है, रोगों से लड़ने की शक्ति। तो 93 का फर्स्ट सही है, रोगों से लड़ने की शक्ति। उसके बाद है, रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है, जब उपवास रखते हैं, मनपसंद भोजन करते हैं, बिना भूख के भोजन। फर्स्ट। उसका फोर्थ है, जब बिना भूख के भोजन ना किया जाए। तो रोगों के लौटने की संभावना कब कम हो जाती है कि बिना भूख के। इसका मतलब क्या हो रहा है, बिना भूख के भोजन ना किया जाए। हाँ, बेवजह ना खाना। और ऐसा लग रहा है कि उपवास रखने में मुराद आ रहा है कि रोग के लौटने की सब पैराग्राफ में वो दिया हुआ होगा। तो पैराग्राफ में ढूंढना है। भूख स्वतः समाप्त हो जाती है। भूख ना रहने पर भोजन ना किया जाए तो हम दोनों रूप से शारीरिक सफाई हो तो समाप्त हो जाता है। तो इसमें भूख के मुतालिक वहाँ बात की गई थी। नेक्स्ट है, उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है। रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि विश्राम मिलता है।
पाचन अंगों को थोड़ा आराम मिल जाता है, पाचन अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। पाचन अंगों को पूरी तरह आराम मिल जाता है, पाचन अंग अति सक्रिय हो जाते हैं। पैराग्राफ में हो गया, विश्राम दिया पैराग्राफ में थोड़ा पूर्ण विश्राम मिल जाता है। तो यहाँ विश्राम का क्या मतलब है वो पूछ रहा है। पाचन स्थान को पूर्ण रूप से विश्राम मिलता है तथा शरीर में फिर हो सकता विद्यमान पुराने खाद्य अवशेष तथा दूषित पदार्थ नष्ट होकर। तो इसमें देखते हैं है। पूर्ण विश्राम मिलता है, पाचन अंगों को थोड़ा आराम मिल जाता है, थोड़ा निष्क्रिय अति सक्रिय पूरी तरह आराम मिल जाए। तो 95 का थर्ड सही जवाब है, पूरी तरह आराम मिल जाए। नेक्स्ट है गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। यहाँ गलत खाद्य पदार्थ से क्या तात्पर्य है। जो पदार्थ खाने योग्य नहीं होते, शरीर को हानि पहुंचाते, जो पदार्थ खाने के योग्य होते हैं, जो पदार्थ शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। तो एक बार देखी पैराग्राफ विष का काम करते हैं। विष मतलब जहर का। शरीर को हानि पहुंचाते हैं। जो योग्य है जो मदद पहले आंसर देख लें। उसका सेकंड बिल्कुल सही है, शरीर को हानि जो पहुंचाते हो। इसमें ऐसे है सर, पैराग्राफ से रिलेटेड, इस पैराग्राफ को हाँ। समझना है और आंसर देना है। पैराग्राफ से अगर रिलेटेड दिए तो रॉन्ग आ जाए, थोड़ा समझ के करना है। हाँ, उसमें सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, मीनिंगफुल उसके पूछ रहा है। विजातीय का विलोम क्या है, मतलब उसका अपोजिट। फर्स्ट। तो उसका सेकंड आ रहा है सजातीय, क्योंकि वि और जातीय, विजातीय और जातीय मतलब ऐसा नी नहीं था, उस पर से आपने फर्स्ट दे दिए नी, जातीय और जातीय, तो वो नहीं है। हाँ, गैर जातीय भी दिया हुआ था। विशिष्ट जातीय, ये विशिष्ट मतलब मुख्य ऐसा आ जा रहा है, स्पेसिफिक। और सजातीय, तो विलोम ये है, विजातीय सजातीय। दूषित में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ प्रत्यय पूछो। इत। सेकंड वाला तो उसका सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, इत, दूषित इत। अब कंफ्यूज करना, तीसरा भी दिया था ईद। गारंटी वाला भी है। हाँ, इसमें से कौन सा विशेषण का उदाहरण है। विशेषण का उदाहरण, विशेषण मतलब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। हाँ, तो सिफत की मिसाल अजगर थर्ड अमृत। असली। असली विशेषण का उदाहरण। फोर्थ तो फोर्थ बिल्कुल सही है, असली। तो असली विशेषण का उदाहरण। अमृत क्यों नहीं हुआ, अमृत मतलब मीठा नहीं रहता। सर आई थिंक खास। जहर का अपोजिट अमृत रहता है। अमृत का पहले बताइए विशेषण। हाँ, एडजेक्टिव। हाँ, तो अमृत मतलब जहर का अपोजिट होता है।
पीने की चीज रहती है अमृत। हाँ तो आबे हयात रहेगा उसमें, वही जहर का अपोजिट आबे हयात तो अमृत, तो उससे फिर वो नाम बने अमृतांजन जो आप बोल रहे थे, और अमृतसर वगैरह ऐसे बहुत सारी चीज। आहार मतलब खाना, और अजगर खाना। वो है। अभी खाना तो विशेषण है, लेकिन अमृत क्यों नहीं हुआ? सर कि अपोजिट वर्ड्स में आएगा ना वो। हाँ नाम है सिर्फ। हाँ इसलिए। हाँ नेक्स्ट। वही सर वही है वैसे। ये डबल डबल है, पेपर हाँ सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इतनी परेशानी आ रही है कि डबल डबल आ रही है, उसमें टाइम बहुत चल रहा अब दूसरा है। है। हाँ अभी क्या करने मालूम, अभी तक हम लोग ये करते थे ऑफलाइन में, बहुत आसान आते थे, तो ऑफलाइन में हम उसको बगैर पढ़े के करते थे। अब इस बार क्या करना है, सरसरी पढ़ लेना है, बहुत एकदम 1 मिनट या 2 मिनट देकर उसको। तो 1-2 मिनट में पढ़ लीजिए पूरी कविता, उससे पढ़ना है। बस ऐसा सरसरी एक देख लेना है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन देखना है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कविता में किस आदत की बात कही गई है? परिवार के साथ पहाड़ पर घूमने, दोस्तों के साथ सैर करने, प्रतिदिन पत्र लिखने, विशेष सर पते, एक मिनट। पते विशेष पर पत्र लिखने। कितना ही है। खत लिखने की आदत है मुझे बड़ा मुश्किल है ना। सर क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन में प्रतिदिन पत्र लिखने की, पते विशेष पर पत्र लिखने की। अब देखिए बहुत कम थर्ड। तरह था हाँ उसका। थर्ड या फोर्थ। हाँ तो उसको देखते हैं, उसको फोर्थ है, फोर्थ। मतलब हाँ तो ऐसा नहीं कि रोज खत लिखेंगे वो, जो खत पहुंचता भी जवाब आता है उसका। तो पते विशेष पर पत्र लिखने की। अब पते विशेष मतलब कहाँ पर आया है? उसका जो एड्रेस है। नहीं है। यहाँ पर कहीं होगा, ये देखिए, तुम्हारा वही पता, वही ठिकाना जिस पर खत लिखने की आदत है मुझे बड़ा मुश्किल है, इस तरह से। तो वो हिसाब से, मतलब उसमें ये चीज बताई जा रही है कि तुम्हारा वही पता वही ठिकाना जिस पर। तो वो पते को इसलिए कहा गया कि उसमें इनडायरेक्टली, कि अगर किसी का बदलता है पता, तो वो फिर जवाब में लिख सकता है कि अब पता वो नहीं है। तो वो हिसाब से विशेष पते पर पत्र लिखना। फिर उसके बाद है आदतों को बदल देना कठिन क्यों है? जीवन पर नहीं पड़ता, सारे कार्य शीघ्र होते हैं, व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती है, आदतों को कभी नहीं बदला जा सकता। पैराग्राफ अब देखते हैं इसमें, ये देखिए, ये बढ़ती हुई उम्र में आदत का बदल देना इतना मुश्किल है ना, और आदतें भी जबकि हमारी बहुत अपनी होकर रही हो, तो क्यों मुश्किल? ऑप्शन बताइए। जीवन पर नहीं पड़ता तो ये दोनों नहीं हो रहा, सारे कार्य शीघ्र हो जाते हैं, सर थर्ड हो सकता। इसका हाँ थर्ड। अभिन्न मतलब
अभिन्न हिस्सा अलग की है। मुख्तलिफ में आता शायद, या फोर्थ। कोई अलग ही बताया ना, तो थर्ड बिल्कुल सही जवाब है। आदत व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती है। कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं? पता नहीं, जम्मू में। जम्मू में। अच्छा हाँ, तो सेकेंड सरसरी पढ़ने में ऐसे कुछ मिल जाएंगे। फिर उसके बाद है बुरी तरह भी भीगा हुआ से क्या तात्पर्य? चिट्ठी बारिश में भीग गई थी, चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा था, चिट्ठी ओस में गीली हो गई थी, चिट्ठी पानी में भीग गई दर्द की वजह से। अब इसमें एक बार देख लेना कहाँ पर है। बुरी तरह भीगा हुआ अटा हुआ कुछ कुछ, क्यों आया है तुम्हारा खत? आखिर क्यों लिखा है तुमने? कि पता नहीं कभी फिर भी हो सकेंगे या नहीं। बुरी तरह भीगा हुआ, क्यों आया खत बुरी तरह भीगा हुआ? अटा हुआ कुछ कुछ। तो वो हिसाब से उसने बोल दिया कि तुम्हारा भीगा हुआ आया था, भीग जाता तो फिर वो अटा हुआ भी है इसके अंदर। बारिश और ओस में क्या फर्क है? ओस और यहाँ पानी भी, तो ओस क्या है? ओस का मतलब ओस यानी बूंदी। अच्छा हाँ, मतलब हल्की बारिश भी हो सकती है, बूंद। तो उसका सेकंड है बिल्कुल, चिट्ठी में विस्थापन दर्द का। जो लिखा था। अब ऐसे इनडायरेक्ट पूछा है उसने कि उसको देखकर भी नहीं लग रहा कहाँ दर्द था। पूरी तरह भीगा हुआ अटा हुआ कुछ कुछ। वो रिलेटेड से सर पानी हर कोई समझ में आता है। हाँ, पहली बार, एक तरह से पहली बार। नेक्स्ट देखते हैं। कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है? किसी दूसरे के घर में होने की पीड़ा का, घर के अस्त व्यस्त होने की पीड़ा का, घर वापसी ना होने की पीड़ा का, बार बार स्थानांतरण होने की पीड़ा का। क्या हो सकता है? थर्ड। सेकेंड या फोर्थ में से ना। उसका है थर्ड, घर वापसी ना होने की पीड़ा का। क्योंकि देखिए, अगर उसका स्थानांतर हो जाता था तो उसी एड्रेस पे नहीं लिखा जाता था घर। मतलब उसका काम ऐसा है शायद कि वो जम्मू से आया है और वो पता भी वही बता रहा है, तो मतलब पहले जम्मू आया और उसी पते पर भेजा जाता है। तो उसमें घर बदला नहीं गया तो वो स्थानांतर नहीं हुआ। और घर के असत व्यस्त होने की पीड़ा, मतलब घर में कुछ, हाँ यानी घर की प्रॉब्लम चल रही, असत व्यस्त होने की पीड़ा। तो वो घर की पीड़ा भी नहीं थी, दूसरे के घर में भी नहीं, तो घर वापसी, तो सामने वाला वापसी वापस नहीं आया अभी तक। तो उस तरह से क्यों आया है तुम्हारा खत, इस तरह से पहली बार की तरह। नेक्स्ट है कुछ कुछ शब्द युगम क्या है? निरर्थक शब्द युगम। अब देखिए, इसके शब्द युगम अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जोड़ शब्द। अब उसमें उसके टाइप दिए हुए कि साधारण शब्द युगम, सार्थक शब्द युगम, पुनरुक्त शब्द युगम और निरर्थक शब्द युगम। तो कौन सी टाइप है ये? तो अब आपको ये सारे पढ़ना होंगे। साधारण क्या होता है,
सार्थक, पूर्णरूप और निरर्थक शब्द युगम। तो कुछ कुछ सेकंड, सेकंड, पुनरुक्त शब्द युगम। और कोई? सार्थक शब्द सार्थक और उसके अलावा देखिए, शब्द युगम जो है, तो हिंदी में शब्द युगम है किसी वाक्य में दो या दो से ज्यादा जब शब्दों का जो समूह होता है, तो उसके साथ में आकार, अर्थ, भाषा के आधार पर मिलकर एक पूरा दर्शाते ही। अब इसमें जो है, तो जो टाइप्स है, वो पहला है कि उपमा युगम। इसमें दो से ज्यादा शब्दों को एक वस्तु, व्यक्ति या स्थान या अवस्था की तुलना में की जाती है, जैसे कि कंगाल, काकी। मतलब इसके अलावा भी है बहुत सारे, चार के अलावा भी। इसको मतलब ऐसे करना पड़ेगा कि जितने भी शब्द युगम है, तो उसको एक मर्तबा ये खत्म होने के बाद में ले लेंगे इसका। उसका सेकंड है पुनरुक्त शब्द युगम। तो आप चेक करके रखिए, मतलब सारे शब्द युगम। अब उसके बाद पेडागोजी की करें। ये अजान तक क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट, सेकंड, और कोई? फर्स्ट टीचिंग। पढ़ लो जिसने ने पढ़े और अच्छे से, कि बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशलों को समृद्ध करती है। तो द्विभाषावाद का ये परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से सर्वथा भिन्न है और शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप से जाना जाता था?
तो उसका सेकंड बिल्कुल सही जवाब है, सेकंड वाला, कि हस्तपेक्ष, हस्त हस्तक्षेप और बाधा के रूप में। दूसरी भाषा को पूछ रहा है तो हस्तक्षेप और बाधा के रूप में देखा जाता था शुरुआत के दौर। राइट। उसके अलावा कैसा है कि अब ये इसको दूसरे पार्ट में हमको कवर करना होगा, और पहले हमारे पास में जो शब्द युग्म का बाद में रह जाते हो तो उसके ऊपर हम ये स्टडी कर लेंगे 5-7 मिनट में। तो देखिए, पुनरुक्त शब्द और उसके प्रकार, मतलब वैसे भी शब्द युग्म के बहुत सारे टाइप्स है। अब पुनरुक्त और ये सब शब्दों के जो अंतर क्या है। पुनरुक्त शब्द क्या है? जब किसी शब्द की एक साथ 2 बार आवृत्ति होती है, अर्थात वही शब्द या उससे मिले जुले, जो मिलता जुलता जो है प्रति ध्वन्यात्मक, मतलब जैसे कि आवाज से ध्वन्यात्मक या विलोम, उसका अपोजिट शब्द एक साथ पास पास आते हैं, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? पुनरुक्त शब्द कहते हैं। मिसाल के तौर पे धीरे धीरे, आना जाना, गड़गड़, रुक रुक आदि। अब इसमें तो क्या होगा कि आना के बाद जाना है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या आ रहा है कि एक साथ 2 बार आवृत्ति होती है वही शब्द। तो अब इसमें तो एक साथ नहीं आया, आना आना नहीं आया, आना जाना है, या उससे मिलता जुलता क्या तो आवाज सेम है? हाँ, आवाज। धावनी। तो पुनरुक्त शब्द कहते हैं उसको। अब उसके बाद में कि उसके भी प्रकार है। पूर्ण पुनरुक्त शब्द, जब शब्द युग्म में पहली इकाई मतलब शब्द ही दूसरी इकाई के रूप में ज्यों की त्यों आता है, तो वहां पूर्ण पुनरुक्त शब्द होते हैं, ज्यों के त्यों आने वाला, धीरे धीरे, डाल डाल, द्वारा द्वारा वगैरह। तो ये क्या हो गया कि वही शब्द जब रिपीट हो रहा है तो पूर्ण मतलब पूरी तौर पर पूर्ण पुनरुक्त शब्द। और अपूर्ण पुनरुक्त शब्द मतलब जहाँ शब्द युग्म में दूसरी इकाई पहले के, हाँ, से बना कोई रूप साधारण करके आता है, वहाँ अपूर्ण पुनरुक्त शब्द होता है। जैसे कि सीधा साधा, भोला भाला, साजो समान, मेल मिलाप। तो यहाँ क्या हो रहा है? कोई दूसरा रूप धारण करके जो दूसरा आ रहा है वो अपूर्ण हो रहा है। उसके बाद है प्रति ध्वन्यात्मक पुनरुक्त शब्द। प्रति ध्वन्यात्मक मतलब हर आवाज पर, जैसा प्रति यानी हर पर, और ध्वनि मतलब आवाज। तब जहाँ शब्द युग्म में दूसरा शब्द पहले की प्रतिध्वनि होती है, दूसरा क्या होता है? शब्द पहले की प्रतिध्वनि मतलब पहले की कॉपी आवाज, लेकिन उसके साथ में आता है। तो क्या होता है? जैसे चाय तो वाय, झटपट, छम छम। जरूरी नहीं कि अलग ही आए, जैसे यहाँ पर एक जैसा है सिमिलर, लेकिन पहले के उस पे होना चाहिए निर्धारित। तो खटपट, उससे मिलता जुलता। अब इसे के खटपट करो, जगमग। हाँ, जगमग, हाँ, ये भी ले सकते हैं इसमें। तो इस तरह। अब भिन्नात्मक पूर्ण युक्त शब्द, अब भिन्न बोले तो अलग होता है, डिफरेंट। तो भिन्नात्मक पूर्णयुक्त शब्द युग्म में प्रत्येक शब्द भिन्न अर्थ रखने वाला होता है। इसके प्रकार मतलब यहाँ पर देखिए किसी के अलग से मीनिंग नहीं दिखा रहती। चाय तो है लेकिन वाई क्या है? कुछ भी नहीं। झट मतलब झटकन, पट, पटना। तो हाँ, तो वो अलग हो रहा है। तो इसमें एक दूसरे के विलोम भी हो सकते हैं, मतलब वो अपोजिट भी हो सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई अपोजिट। तो लिखाई, पढ़ाई लिखाई, एक दो, लाभ हानि, नफा नुकसान, मतलब। तो वो क्या हो रहा है? भिन्नात्मक पुनरुक्त शब्द। अब ये देखिए, इसमें जो समास वगैरह भी है, ये अभी जो है तो ग्रुप में डाले हम लोग वीडियो, इसकी लिंक भी, समास यहाँ से पढ़ लेना है, संधि इसके अंदर थोड़ा अच्छा दिया हुआ है, तो इसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। पुनरुक्त अभी खत्म नहीं हुआ। पुनरुक्ति और अब द्विरुक्ति शब्दों में क्या अंतर है? तभी जो दूसरा पूछा था द्विरुक्ति शब्द, तो उसका आशय दोहराना है। द्विरुक्ति में एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है, दोहरान। अब यहाँ पर भी हो रही थी हालांकि, लेकिन 2 बार दोहराया जाता है द्विरुक्ति शब्द में। पुनरुक्त शब्द क्या है कि पुनरुक्त ये जरूरी नहीं कि एक ही शब्द को 2 बार आवृत्ति हो, भिन्न शब्द भी आ सकते हैं। जैसे चाय भी बोल सकते हैं, लेकिन चाय वाय बोलना जरूरी नहीं, लेकिन उसमें 2 बार आती है द्विरुक्ति शब्द में। विरुक्ति की स्थिति भी बन जाती है, किंतु पुनरुक्त शब्द में एक ही शब्द के अतिरिक्त अतिरिक्त अपूर्ण प्रतिध्वन्यात्मक और विलोम शब्द भी
आ सकता है। इसका मतलब क्या है, एक ही शब्द के अतिरिक्त अपूर्ण, अधूरा, प्रतिध्वन्यात्मक और विलोम भी यूज कर सकता है, चाय वाय। तो उसके अलावा जैसा वाय जो है, तो आप उसी से मिलता जुलता और कुछ भी जोड़ सकते हैं बोल रहा है। दूसरा भी आ सकता है, टिप है कि शुभ शब्द युगम में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह कहते हैं इसको याद रखना है जब भी होता है, प्रयोग होता है, जैसे कभी कभी, एक दो, शब्द युगम के अंदर। अभी खत्म नहीं हुआ फिर भी। तो आपने पुनर्युग के प्रकारों के बारे में जान लिया। निम्नलिखित शब्द युगम में पूर्ण, पूर्ण रुक, अपूर्ण और ये सब में छांटना है। अब इसमें से कौन कौन सा है। पहले पहले, रोने धोने, ये कौन सा है। सुन सुन, एक एक बोलते जाइए, अब कौन सा रहना, पूर्ण है कौन सा है, अपूर्ण है। पहले पहले वाला रहेगा, पूर्ण, रोने धोने अपोजिट वाला अपूर्ण, अपूर्ण। सुन सुन, ये ध्वन्यात्मक भी हो पुनरुक्त, सकता है और पूर्ण भी हो सकता है। हाँ, पूर्ण रहना। प्रचार प्रसार, ये ध्वन्यात्मक हो रहा है। ध्वन्यात्मक, हाँ, कुछ कुछ, कपड़े वपड़े, इकड़े तिकड़े, बार बार, मिली जुली, ताई चाची, ये सब है। उसके बाद ये वाला, मतलब ये हुआ, लेकिन फिर भी देखिए इसके अंदर दो चीजें मतलब कवर कवर हुई, पूर्ण युक्त और द्वियुक्त। अभी उसके अंदर जो दिया हुआ था तो और ज्यादा भी दिया हुआ था उसमें जो है, तो अभी और क्या रह गया, जो दो पूछा था। सार्थक शब्द युगम साधारण नहीं हुआ अभी, ये एक उसके कंपैरिजन में सिर्फ हमने एक ही देख पाया अभी, जितनी चीजें दी हुई थी पूर्ण युक्त शब्द युगम, जिसका मतलब ये निकल गया अपन ने जो अभी पढ़े, पूर्ण युक्त शब्द युगम है। लेकिन सार्थक और साधारण, और वो निर्थक, ये तीन अभी भी देखना बाकी है। तो अब पेडागोजी का नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।